नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गन्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं कोशिकांग। हम जानते हैं दोस्तों कि ये बायोलॉजी का टॉपिक है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, बैंक का एग्ज़ाम हो या कोई भी और, उसमें अगर बायोलॉजी जो कि सिलेबस में अगर है तो डेफिनेटली कोशिकांग से भी क्वेश्चंस जो होते हैं आते हैं और पूछे जाते हैं। तो हम इन्हीं कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी आप ज़रूर करें। तो आइए और आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं विभिन्न सेल ऑर्गन्स की। तो हमें पता है कि हमारा जो कोशिका होती है, हम जानते हैं कि ये कोई भी कोशिका होती है। कोशिका के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो साइटोप्लाज्म में कुछ बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं जिनके अपने अपने विशिष्ट कार्य होते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गन या कोशिकांग कहते हैं। तो कौन कौन से सेल ऑर्गन्स होते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, ये सभी नाम हमने सुने हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम केवल इन्हीं दो सेल ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो अदरवाइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमें अच्छे से पॉइंट को समझना है। इसके अलावा जो अन्य सेल ऑर्गन्स है, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, फ्लैजिला क्या होते हैं हम सब समझेंगे। रिक्तिकाएं, यानी कि जिसको कि हम बोलते हैं वैक्यूल्स, रिक्तिका, वैक्यूल्स, इनको हमको सबको समझना है अच्छे से। और फिर केंद्रक, न्यूक्लियस। तो हम आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहेंगे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है। तो हमें पता है कि जो कोशिका होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बाह्य आउटर सेलर शीथ और एक होता है प्रोटोप्लाज्मा। आउटर सेल शीथ के अंतर्गत हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, राइट, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है और हमने सेल वॉल पढ़ा है हमारे प्रीवियस वीडियो में। और फिर जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड किया जाता है और इसको न्यूक्लियस में डिवाइड किया जाता है। साइटोप्लाज्म को भी फर्दर दो टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, हाइलोप्लाज्म या मैट्रिक्स और ट्रोपोप्लाज्म या सेल ऑर्गन। तो मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म के बारे में हम जो है प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी हमने कोशिका के रिस्पेक्ट में कई वीडियो हमारे जो है अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो हमने जब पहला वीडियो अपलोड किया था तो हमने उसमें कोशिका को बताया है। सेकेंड वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ द सेल बताया है, जो कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में बताया है। फिर हमने सेल का जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है आपको पूरा वो समझाया है, ये उसी का ही पार्ट था और सेल ऑर्गन उसी के अंतर्गत है। तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गन्स के बारे में। तो बकायदा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो हमारा पहला सेल ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? तो सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है। और कई एग्जाम में कितनी ही बार पूछा जा चुका है कि सेल का जो होता है पावर हाउस किसे कहते हैं। तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और ये क्या होता है? तो बेसिकली ये थ्रेड यानी कि धागे, ग्रेन्यूल्स या शलाका की तरह कोशिकांग होते हैं, राइट। और सभी यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये उपस्थित होते हैं, हमें ये भी याद रखना है। अब इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात करें तो कॉलिकर महोदय थे, सबसे पहले इन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में इसको देखा। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। पेशी मतलब ये भी एक प्रकार की कोशिका है, तो उन्होंने इसको देखा। फ्लेमिंग ने भी इसको देखा और इसका नाम जो दिया उन्होंने फिला दिया। फिर रिक्सबरी महोदय आए, उन्होंने श्वसन से इसका संबंध स्थापित किया। हम आपको बता देंगे श्वसन का मतलब यहाँ पर रेस्पिरेशन से है, ठीक है, श्वसन। तो श्वसन से संबंध स्थापित किया
और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द इसको दिया। ये हमें कुछ बातें याद रखनी है। अगर हम बात करें तो कीटों की उड़न पेशी में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइट। तो हर व्यक्ति की सेल्स में या हर प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये विभिन्न जंतुओं में या अलग अलग कोशिकाओं में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। एक कोशिका में जनरली 1 से 3 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो कीटों की उड़न पेशी है उसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर हम बात करें एक कोशी की माइक्रोमोनास, तो उसमें केवल एक तथा मनुष्य की एक सामान्य जो लीवर सेल्स होती है उसमें 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है। किसमें? लीवर सेल्स में। एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो लगभग 0.5 माइक्रोन मोटी होती है तथा 1.5 से 40 माइक्रोन तक लंबी हो सकती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनती है। किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा। बॉडिंग नहीं है, बडिंग है, BUDDING, बडिंग। ठीक है, प्लांट्स में होती है बडिंग की प्रोसेस, उस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये दोहरी मेम्ब्रेन दोहरी काय झिल्ली से निर्मित होती है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके बाहर एक लेयर होगी जो कि डबल लेयर्ड होगी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो 3 स्तरीय होती है। ठीक है, 3 लेयरों से घिरी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 स्तरीय होती है। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया 2 स्तरों की बनी होती है, जिसको हम बाहरी कक्ष और आंतरिक कक्ष कहते हैं। अब जो आंतरिक कक्ष होते हैं उसमें फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्रिस्टी। ठीक है, हम वो याद रखना है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली तथा क्रिस्टी पर एक प्रकार के विशेष कण पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं F1 कण, ऑक्सीसोम्स या माइटोकॉन्ड्रियल कण। ये हमें याद रखना है बहुत ही अच्छे से कि ये क्या होता है F1 पार्टिकल। ठीक है, F1 पार्टिकल ही रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो ये F1 पार्टिकल होता है बेसिकली ये भी, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। ये भी कुछ इस प्रकार से मिलकर बना होता है। F1 पार्टिकल का ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इसको बोला जाता है हेड, इसको बोलते हैं स्टॉक, जो बीच में एकदम तने जैसा होता है स्टॉक, और जो सबसे बेस में है इसको हम बोलते, एक्चुअली में इधर लिखते हैं, ये जो है ये है बेस। ठीक है, तो इस प्रकार से एक F1 पार्टिकल का जो है स्ट्रक्चर होता है, हम आगे आपको बताएंगे। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर जो 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमें पता है ATP बेसिकली क्या होती है? ATP एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा का इस रूप में संग्रहण होता है। तो जो 38 ATP ऊर्जा है उसमें से 36 ATP क्रेब्स चक्र के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में ही निर्मित होते हैं। ये हमें बिल्कुल और बहुत अच्छे से याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कि F1 पार्टिकल्स किस में मिलते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि ये जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं और इनका मुख्य काम जो होता है ATP का संश्लेषण करना ही होता है। ठीक है, ATP का संश्लेषण करना इनका मुख्य काम होता है, ATP का संश्लेषण करना, इसीलिए ये इसमें मिलते हैं। और रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया में हमें पता है हम जो जटिल भोज्य पदार्थ है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ते हैं, जिससे कि ऊर्जा विमुक्त होती है और उस ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। हम एक छोटा सा आपको यहाँ पर डायग्राम बता रहे हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का है। हमने देखा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम है, एक संरचना है कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है। और ये हमें दिख रहा है F1 पार्टिकल, हमने यहाँ पर देखा ये F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। और जनरली जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से आपको विभिन्न, जब आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे कोशिका के, तो आपको इसी प्रकार से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को शो करके बताया जाएगा। लेकिन जब इसकी अनुकाट काटी जाती है, इसको काटा जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स देता है। और हमने पढ़ा है कि इसमें F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली तथा क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट के समान। ये बिल्कुल टेनिस के रैकेट की तरह लग रहा होगा आपको। तो इसके समान जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम F1 पार्टिकल्स, माइटोकॉन्ड्रियल कण या कि ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये बिल्कुल इसी की तरह है।
तो ये पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। अब हम दूसरे सेल ऑर्गन की बात करते हैं जिसका नाम है प्लास्टिड यानी कि लवक। तो प्लास्टिड की अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर प्रश्न पूछे आपसे कि क्या ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं, तो जी हाँ, इसका आंसर है कि ये प्लांट में भी मिलते हैं और ये एनिमल में भी पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल में इनकी संख्या कंपैरेटिवली प्लांट से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल में रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट से क्यों ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमें छोटी सी बात याद रखनी है। हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो क्या प्लास्टिड किस में मिलता है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि प्लास्टिड जो होता है पादप कोशिकाओं में ही मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका यही है कि ये फोटोसिंथेसिस में अपना विशेष योगदान देता है। ठीक है, ये जो फोटोसिंथेसिस होती है प्रकाश संश्लेषण में अपनी विशेष भूमिका निभाता है और प्रोटोजोआ जंतु की कोशिका और जो लोअर प्रोटोजोन्स जंतु होते हैं उनकी जो सेल्स में भी ये जो है पाया जाता है। ठीक है, और इसकी अगर साइज की बात करें तो ये डिस्कोइड, गोल या अंडाकार दोहरी दीवार युक्त जीवित संरचनाएं हैं। तो ये जो है ये भी जीवित संरचनाएं हैं और प्लास्टिड भी जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसकी तरह ये डबल लेड होता है, द्विस्तरीय होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मतलब प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। लवक, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि इसका इंपॉर्टेंस किस में है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में। हमें पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है और क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्लास्टिड एक कोशिकांग होता है जो इस क्रिया को संपन्न कराता है। और ऐसा क्यों होता है तो हम उसके पहले लवक को प्रकार समझेंगे। बेसिकली क्या होता है, जो प्लास्टिड होता है, जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक जो इसका टाइप होता है उसमें एक वर्णक होता है क्लोरोप्लास्ट। वो क्या करता है, इसके अंदर भी एक विशेष प्रकार के हम देखेंगे इसके संरचना के अंतर्गत क्वांटासोम होते हैं। वो जो प्रकाश ऊर्जा रहता है उसको स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, जिसको कि वो विभिन्न प्रक्रिया के थ्रू रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं लवक के प्रकार की, प्लास्टिड के प्रकार की। तो ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हमने यहाँ पर इसके हिंदी नाम नहीं लिए हैं क्योंकि उन्हें याद रखना थोड़ा सा टफ होता है। वैसे इसको ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक कहते हैं। अवर्णी लवक मतलब इसमें कोई वर्ण नहीं होता है, कलर नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट इसको हम हरित लवक कहते हैं, मतलब ये हरे रंग का होता है। और क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णिल होते हैं, मतलब हरे के अलावा जो रंग बिरंगे रंग से होते हैं उससे हम इसका मतलब समझ सकते हैं। और ये समझ में आ गया तो आगे का हम आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा।